बोरोडिनो की लड़ाई के बारे में नेपोलियन ने एक बार कहा था, ऑफ ऑल द 50 battles I fought, the most terrible was that before Moscow. The French showed themselves to be worthy victors and the Russians can rightly call themselves invincible. नेपोलियन ने अपने पूरे मिलिट्री करियर में 80 से ज्यादा बैटल्स लड़े थे, पर फिर भी बोरोडिनो का जो बैटल है उसको वो अपनी लाइफ का सबसे घातक, सबसे खतरनाक बैटल मानता है। इनफैक्ट वाटरलू की लड़ाई जो 1815 में हुई थी, जिसमें नेपोलियन हारा था और उसके बाद उसको बाहर निकाल दिया गया था, उस लड़ाई में भी उसने जितने सोल्जर्स गवाए थे उससे ज्यादा सोल्जर्स उसने बोरोडिनो में गवाए थे। तो ऐसी क्या खास बात थी बोरोडिनो में कि नेपोलियन जो जमाने का इतना बड़ा मिलिट्री जीनियस था, वो रशियंस को अपने घुटनों पे नहीं ला पाया? ऐसा क्यों माना जाता है कि बोरोडिनो की लड़ाई नेपोलियन के करियर की सबसे बड़ी मिस्टेक थी? इस सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है साल 1807 से। यह वो साल था जब फ्रांस ने रशिया को बैटल ऑफ टिलसिट में हरा दिया था और उसके बाद अब इन दोनों में एक समझौता हो रहा था। इस समझौते में नेपोलियन ने रशिया के राजा जार अलेक्जेंडर को कहा कि अब आप मेरे कॉन्टिनेंटल सिस्टम को ज्वाइन करिए। अब ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या है? देखिए, उस जमाने में नेपोलियन पूरे यूरोप में बहुत ही ताकतवर हो गया था। फ्रांस के आसपास के ज्यादातर कंट्रीज या तो नेपोलियन के साथ हो गए थे या उससे लड़ाइयों में हार चुके थे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ज्यादातर यूरोप के ऊपर नेपोलियन का वर्चस्व था। अब इस सब में एक प्रॉब्लम यह थी कि नेपोलियन ब्रिटेन को नहीं हरा पा रहा था। नेपोलियन जानता था कि ब्रिटेन एक आइलैंड कंट्री है और इन पे लैंड इन्वेजन नहीं कर सकते। हमको अगर उनके ऊपर इन्वेजन करना है तो हमको बहुत सारी शिप्स चाहिए, एक पावरफुल नेवी चाहिए। और ये बात सब जानते थे कि ब्रिटिश नेवी बहुत ही स्ट्रांग है। तो नेपोलियन इस बात को अच्छे से समझ रहा था कि यूरोप के बाकी देशों को जैसे उसने एक एक करके लैंड इन्वेजन करके हराया है, वैसे वो ब्रिटेन को नहीं हरा सकता। उनकी नेवी से वो जीत नहीं सकता। तो उसने ये डिसाइड किया कि वो ब्रिटेन की इकोनॉमी, उनकी अर्थव्यवस्था पे अटैक करेगा। अब बात यह है कि ब्रिटेन एक आइलैंड कंट्री है, तो जो उनकी ताकत है वही उनकी वीकनेस भी है। उनको हर सामान बाहर से मंगवाना पड़ता है, सारा जो ट्रेड है उनको वो बाकी कंट्री से करना पड़ता है। तो नेपोलियन ने क्या किया कि जितने भी उसके कंट्रोल में कंट्रीज थे उनको उसने कह दिया कि अब आप ब्रिटेन के साथ कोई व्यापार, कोई लेन देन नहीं करेंगे। और ये जो उसने सिस्टम बनाया था इसको उसने कॉन्टिनेंटल सिस्टम कहा। तो पहले रशिया इसमें ज्वाइन नहीं कर रहा था, पर 1807 में जो ट्रीटी ऑफ टिलसिट हुई उसके अंदर अब रशिया के राजा जार अलेक्जेंडर ने कह दिया कि चलो हम भी इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम को मान लेंगे। अब यहां सब कुछ ठीक चल रहा था, पर साल 1810 में एक चेंज आया। जो रशिया की खुद की इकोनॉमी भी है वो भी कमजोर पड़ रही थी और रशिया के राजा ये बात देख रहे थे कि हमको अगर अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो हमको ब्रिटेन की मदद लगेगी, हमको ब्रिटेन से व्यापार करना पड़ेगा। तो 1810 में जार अलेक्जेंडर ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम को साइड में कर दिया और उसने ब्रिटेन के साथ व्यापार करना वापस शुरू कर दिया। अब ये बात जब नेपोलियन को पता चली तो जाहिर सी बात है वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने फिर जार अलेक्जेंडर को कहा कि आप ये बंद करिए। पर जब जार अलेक्जेंडर ने कोई फेवरेबल जवाब नहीं दिया तो फिर नेपोलियन ने डिसाइड किया कि अब इसको सबक सिखाना पड़ेगा। और उसके बाद उसने उस समय तक की सबसे बड़ी इन्वेजन फोर्स रेडी की रशिया को इन्वेड करने के लिए। इसकी जो इन्वेजन फोर्स का साइज था ये था कुल मिला के लगभग 6 लाख फौजी। इन 6 लाख फौजियों में लगभग 3 लाख तो फ्रेंच थे, बाकी जो 3 लाख थे वो उसके बाकी कंट्रीज ने सप्लाई किए थे, जिसमें से स्पेनियर्स थे, इटालियंस थे, जर्मन्स, ऑस्ट्रियंस, प्रशियंस, पोर्चुगीज फौजी भी इसकी इस फौज में थे। और इसके साथ साथ इनके साथ थे 2 लाख घोड़े और लगभग 1300 गन्स। तो ये जो बड़ी सी विशाल सेना इसने इकट्ठा की थी इसी को कहते हैं नेपोलियंस ग्रैंड आर्मी। रशियन इन्वेजन के पीछे नेपोलियन का मकसद रशियन टेरिटरी हासिल करना नहीं था, उसको अपने अंपायर को रशिया में बड़ा नहीं करना था। उसका प्लान बस ये था कि जैसे ही वो रशियन अंपायर के अंदर घुसेगा और शुरू की जो 1-2 सिटीज हैं जैसे लिथुआनिया का कैपिटल हो गया, उनको जब वो जीत लेगा तो जार अलेक्जेंडर घबराएंगे और फिर उनको कॉन्टिनेंटल सिस्टम को ज्वाइन करना पड़ेगा। सिर्फ इतना नेपोलियन का मकसद था और इसीलिए उसने जो पूरा इन्वेजन प्लान किया था उसने सोचा था कि मैक्सिमम 1 या 2 महीने में हम निपटा देंगे। और इनफैक्ट इस इन्वेजन के पहले जो उसने अपनी आर्मी तैयार की थी उसका जो राशन उसने तैयार किया था वो सिर्फ 3 हफ्ते का था, यानी 3 हफ्ते के बाद उनकी आर्मी के पास राशन नहीं था। पर यह नेपोलियन के लिए कोई नई बात नहीं थी, वो अपने अटैक्स हमेशा ऐसे ही करता था। अपनी आर्मी को थोड़ा सा राशन दिया ताकि वो जल्दी मूव कर सके और फिर जब उनका राशन खत्म हो गया तो लैंड से ही वहां की जो जमीन से आपको फसलें मिल रही हैं, एनिमल्स मिल रहे हैं, उन्हीं को यूज करके अपनी आर्मी का पेट भरो। ये नेपोलियन का हमेशा से प्लान था और यही उसने इस रशिया के इन्वेजन के लिए भी डिसाइड किया था। तो इस तरह से 24 जून साल 1812 को
नेपोलियन ने नीमे नदी को क्रॉस किया और वो घुस गया रशियन टेरिटरी के अंदर। इसके बस 4 दिन के बाद 28 जून को वो लिथुआनिया की कैपिटल विल्ना में पहुंच गया। जब उसकी आर्मी वहां पहुंची तो विल्ना की जो जनता है वो बिल्कुल खुश होकर उनका स्वागत कर रही थी और रशियन आर्मी यहां पे नहीं थी। तो जो फ्रेंच आर्मी थी, ग्रैंड आर्मी, वो तो बहुत खुश हुए कि लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं, हमको लड़ना भी नहीं पड़ा और हमने कितनी आसानी से विल्ना को जीत लिया। पर नेपोलियन बहुत नाराज था क्योंकि उसको लग रहा था कि विल्ना में रशियन आर्मी उसका सामना करेगी, वहां वो लड़ाई करेंगे, बट इतनी आसानी से उसको विल्ना मिल गया। तो नेपोलियन को लगा कि अब हमको और ईस्ट जाना पड़ेगा, रशिया के और अंदर घुसना पड़ेगा रशियन आर्मी को एंगेज करने के लिए। अब अगर इस पूरी सिचुएशन को आप रशियंस की नजर से देखो तो आप सोचो कि उन्होंने अपनी इतनी इंपॉर्टेंट शहर विल्ना को बिना लड़ाई के क्यों छोड़ दिया। इसके पीछे रीजन थे रशिया के इस एरिया के आर्मी के कमांडर इन चीफ, जिनका नाम था मिखाइल बार्क्ले डे टोली। बार्क्ले इस बात को अच्छे से जानते थे कि नेपोलियन ने जो 6 लाख की फौज लेके आ रहा है उसका सामना करने के लिए रशियंस के पास सिर्फ 2.5 लाख फौजी हैं और ये 2.5 लाख फौजी भी एक साथ नहीं है, ये 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। सबसे पहली थी फर्स्ट वेस्टर्न आर्मी, जिसके लीडर खुद बार्क्ले डे टोली थे। इसमें थे लगभग 1,29,000 रशियन सोल्जर्स। दूसरी सेना थी सेकंड वेस्टर्न आर्मी, इसके कमांडर थे प्रिंस बाग्रेशियो और इनके पास थे 58,000 सोल्जर्स। और ये जो आर्मी थी ये फर्स्ट आर्मी से 160 किलोमीटर साउथ में थी, तो कितने दूर थे ये लोग। और तीसरी आर्मी थी थर्ड वेस्टर्न आर्मी, इसमें थे लगभग 63,000 ट्रूप्स और इसके कमांडर थे अलेक्जेंडर टोमासोव। और ये भी दक्षिण की तरफ से अपनी फौज को लेकर नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे थे बाकी सेनाओं के साथ लिंक अप करने के लिए। तो बार्क्ले इस बात को अच्छे से समझ रहे थे कि उनकी सेना बहुत छोटी है, ग्रैंड आर्मी बहुत बड़ी है और सामने उनके है नेपोलियन, जो इतने बार रशियंस को, ऑस्ट्रियंस, प्रशियंस को हरा चुके हैं। तो बार्क्ले जानते थे कि अगर हमने खड़े रह के इनका सामना किया तो हमारी हार ही होगी, इसीलिए वो रिट्रीट कर रहे थे। और जब वो पीछे हट रहे थे तो उन्होंने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देकर रखा था कि जहां जहां से आप पीछे हटो वहां जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फसलें हो गई, एनिमल्स हो गए, पुल हो गए, आपके सप्लाई डिपोज, सबको जलाते हुए चलो, इनको पानी भी नहीं मिलना चाहिए पीने वाला। ये स्ट्रैटेजी जो वो लगा रहे थे ये बहुत ही पुरानी स्ट्रैटेजी है जिसको ऑफेंसिवली भी यूज करते हैं और डिफेंसिवली भी। इस स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने अभी एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपको नाम पता है इस स्ट्रैटेजी का तो मुझे कमेंट्स में बताना। तो बार्क्ले अपनी आर्मी को लेकर जो पीछे हट रहे थे, ईस्ट की तरफ बढ़ रहे थे, इसकी परमिशन उनको जार अलेक्जेंडर ने तो दे दी थी, पर जो रशियन आर्मी के ट्रूप्स थे और प्रिंस बाग्रेशियो स्पेशली, उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि हम अपने इंपॉर्टेंट शहर को बिना लड़ाई किए ही क्यों नेपोलियन को सौंप दे रहे हैं, हमको रुक के नेपोलियन का सामना करना चाहिए। पर जो भी हो, बार्क्ले की जो पीछे हटने की स्ट्रैटेजी थी ये काम कर रही थी। 9 जुलाई को 1812 में जब नेपोलियन ने विल्ना को छोड़ के वो आगे बढ़ा तो कुछ टाइम के बाद उसने मिन्स्क को भी कैप्चर कर लिया और मिन्स्क में भी उसको लड़ाई नहीं करनी पड़ी। एक बार फिर उसकी आर्मी खुश थी, पर नेपोलियन बहुत ही नाराज था कि उसको रशियन आर्मी एंगेज क्यों नहीं कर रही है और इस वजह से लगातार नेपोलियन को कॉन्स्टेंटली ईस्ट में जाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो रशिया के अंदर घुसते चले जा रहा था, जो कि नेपोलियन नहीं चाहता था। उसने प्लानिंग वैसी नहीं की और इसी वजह से अब नेपोलियन की आर्मी को ये लॉजिस्टिकल चैलेंजेस होने लगे थे। पहली चीज, उनके पास खाना खत्म हो गया था। अब नॉर्मली जब नेपोलियन की आर्मी मार्च करती थी तो अगर उनके पास राशन खत्म हो गया तो वो जमीन से ही लूट के या फसलों से, जानवरों से अपना पेट का काम चला लेते थे। पर अब क्योंकि रशियन आर्मी ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था तो उनके पास ये ऑप्शन भी नहीं था। दूसरी चीज, उनके पास पानी की कमी हो रही थी क्योंकि जब रशियन आर्मी आगे बढ़ रही थी तो पानी के सोर्सेस को वो लोग पॉइजन कर दे रहे थे। उसके साथ साथ अब ग्रैंड आर्मी के सोल्जर्स इतने समय से मार्च करते हुए अब बीमार पड़ने लगे थे और उनके पास मेडिकल सप्लाईज नहीं थी इनको ट्रीट करने के लिए। इन बाकी 3 रीजंस की वजह से सोल्जर्स का मोराल कम हो रहा था, जिसकी वजह से सोल्जर्स भाग रहे थे, वो डिजर्शन कर रहे थे। तो ओवरऑल नेपोलियन ने जब ये इन्वेजन स्टार्ट किया था तब से लेके अब तक नेपोलियन ने ऑलरेडी 1 लाख सोल्जर्स को गवा दिया। अब दूसरी तरफ रशियंस बहुत नाराज हो रहे थे, उनके सोल्जर्स इस बात से बहुत नाखुश थे कि हम बिना लड़े पीछे हट रहे हैं और नेपोलियन सारी हमारी जमीन लेते जा रहा है। तो इसी वजह से अगस्त 4 साल 1812 को जब ये तीनों आर्मीज लिंकअप हुई, एक साथ मिल गई, तब सारे मार्शल्स ने मिलकर अब बार्क्ले डे टोली को कहा कि अगर अब आपने रुक के नेपोलियन का सामना नहीं किया तो हम भाई बगावत कर देंगे, हम म्यूटिनी कर देंगे। तो डे टोली ने कहा कि ठीक है चलो। तो उसने फिर प्लान किया कि स्मोलेंस्क शहर में हम नेपोलियन की आर्मी का सामना करेंगे। तो इस तरह से 16 से 18 अगस्त के बीच में द बैटल ऑफ स्मोलेंस्क हुआ था, जो इस पूरे रशियन कैंपेन का सबसे बड़ा बैटल था अभी तक। इस लड़ाई में नेपोलियन की सेना रशियन आर्मी पर भारी पड़ी और जब बार्क्ले ने देखा कि यहां पे उसकी सेना फिर से हार जाएगी तो अपनी सेना को डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए उसने स्मोलेंस्क से भी रिट्रीट कर लिया और ईस्ट की तरफ बढ़ गया। ये स्मोलेंस्क की लड़ाई में रशियंस ने गवाए लगभग 14,000 सोल्जर्स और नेपोलियन की ग्रैंड आर्मी ने गवाए 10,000 सोल्जर्स। और इस लड़ाई में भी
जो डिसाइसिव विक्ट्री नेपोलियन ढूंढ रहा था वो उसको नहीं मिली। अब हालांकि बार्कले ने रशियन आर्मी को बैटल ऑफ स्मोलेंस्क में बचा लिया था, पर क्योंकि उन्होंने फिर से रिट्रीट किया था, इस वजह से एज अ पनिशमेंट उनको कमांड की पोजीशन से हटा दिया गया और उनकी जगह पे एक नई कमांडर इन चीफ आए जिनका नाम था मिखाइल कुटुजोव। अब इनकी रशियन सोल्जर्स के बीच में बहुत इज्जत थी क्योंकि एक रशियन एरिस्टोक्रेट फैमिली से आते थे और उनका मिलिट्री एक्सपीरियंस बहुत रिच था, बहुत दशकों तक उन्होंने लड़ाइयां की थी। तो इस वजह से अब रशियन ट्रूप्स को लग रहा था कि अब हम फाइनली नेपोलियन की आर्मी से लड़ेंगे और उनको हरा देंगे। वहां दूसरी तरफ नेपोलियन के मार्शल्स, उसके जनरल्स उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे थे कि सर अब आप स्मोलेंस्क के आगे मत बढ़ो, अब मौसम खराब हो रहा है, ठंडी शुरू होने वाली है, हमको यहीं रुकना चाहिए और विंटर्स जब तक गुजरते नहीं तब तक हमको स्मोलेंस्क में ही अपने आप को कंसोलिडेट करना चाहिए। हमारे सोल्जर्स थके हुए हैं, बीमार हो रहे हैं, उनको रेस्ट मिलना चाहिए। पर नेपोलियन इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। वो जानता था कि अगर मैं यहाँ पे और रुकूंगा तो मेरी पोजीशन बहुत ही वल्नरेबल है, मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूं। अगर मैं रशियन टेरिटरी में और रुकूंगा तो मैं या तो आगे बढ़ूंगा या पीछे, यहां रुकना मेरे लिए बिल्कुल भी गवारा नहीं है। तो उसके सारे मार्शल्स के इतना मना करने के बावजूद भी नेपोलियन ने फिर और ईस्ट की तरफ बढ़ना शुरू किया। उसका अब टारगेट था मॉस्को। ध्यान रखिए कि उस जमाने में मॉस्को रशिया की राजधानी नहीं थी, रशिया की राजधानी थी सेंट पीटर्सबर्ग, पर मॉस्को रशियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये जगह उनके लिए रिलीजियस लेवल पे, कल्चरल लेवल पे, हिस्टोरिकल लेवल पे बहुत सिग्निफिकेंट थी। तो नेपोलियन जानता था कि अगर मैंने मॉस्को जीत लिया फिर तो पक्का ही रशियन लीडरशिप को मेरे सामने झुकना पड़ेगा। दूसरी तरफ कुटुजोव ने यह दावा कर दिया था कि मैं मॉस्को नेपोलियन के हाथ नहीं लगने दूंगा, मॉस्को हाथ से जाए उससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगा। तो इसीलिए फिर कुटुजोव ने अपने कुछ स्काउट्स को भेजा जिनको यह कहा उसने कि मॉस्को के पहले ऐसी कौन सी जगह है जहां पे हम नेपोलियन की आर्मी का सामना कर सकते हैं और जहां पे डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाना आसान होगा। और जो जगह उन्होंने फाइनली चुनी उस जगह का नाम था बोरोडिनो। बोरोडिनो मॉस्को से 124 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में था और यहां का टेरेन, यहां की जमीन ऐसी थी कि कुटुजोव ने डिसाइड किया कि यहीं हम ग्रैंड आर्मी का सामना करेंगे। बोरोडिनो से थोड़ा सा हट के एक खुला मैदान था जो पूरी तरह से फ्लैट नहीं था, इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव था, बीच बीच में कुछ झरने थे, एक छोटी सी नदी भी थी और एक तरफ जंगल था। तो कुटुजोव को लगा कि यहां अगर हम डिफेंस बनाते हैं तो हमको नेपोलियन की आर्मी पे हम ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटीज कर सकते हैं। तो जब कुटुजोव ने डिसाइड कर लिया कि बोरोडिनो को ही हम अपनी डिफेंसिव पोजीशन बनाएंगे तो उसने यहां पे तैयारियां करना शुरू किया। बोरोडिनो के बाहर इस बैटलफील्ड पे पहुंच के कुटुजोव ने कुछ मैन मेड स्ट्रक्चर्स बनवाए। उसमें से एक उसने बनवाया था द ग्रेट रीडाउट। ये एक तरह का डिफेंसिव स्ट्रक्चर होता है जिसके पीछे अपनी गन्स रख सकते हो, बहुत सारे फौजियों को रख सकते हो, जिससे वो एक प्रोटेक्टेड पोजीशन से आने वाली फौज पे फायर कर सकते हैं। उसके अलावा उसने कुछ छोटे छोटे एरो शेप के स्ट्रक्चर बनाए जिसके पीछे भी अपने सोल्जर्स को रख सकते हो और वंस अगेन इट्स अ वेरी गुड डिफेंसिव पोजीशन। कुटुजोव के पास बोरोडिनो में कुल मिला के 1,30,000 सोल्जर्स थे और उन सोल्जर्स को उसने एक रफली सेमी सर्कुलर फॉर्मेशन में खड़ा किया। रशियन आर्मी के लेफ्ट विंग को लीड कर रहे थे प्रिंस बाग्राशियो। इनके पास थोड़े कम इन्फेंट्री के सोल्जर्स थे पर इनके कुछ सोल्जर्स रिजर्व में जंगल में छुप के भी बैठे थे ताकि अगर नेपोलियन इनको आउटफ्लैंक करने की कोशिश करे, मतलब पीछे से घेराव करने की कोशिश करे, तो ये जो जंगल में सोल्जर्स हैं ये इनके ऊपर हमला कर सके। अगर ओवरऑल इस फॉर्मेशन को आप देखो तो एक अच्छा फॉर्मेशन था, पर इस तरह से सोल्जर्स को सेट किया गया था कि उनकी मैनेवरेबिलिटी बहुत कम थी, उनके लिए मूव करना इतना आसान नहीं था। और सब नेपोलियन की जीनियस को जानते थे कि वो इनसर्कल करने में, आउटफ्लैंक करने में बहुत बड़ा एक्सपर्ट था। तो अगर नेपोलियन यहां पे इनको पूरी तरह से घेर लेता तो एक बार में रशियन आर्मी को हरा देता। पर नेपोलियन का अटैक प्लान ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 5 और 6 सितंबर को नेपोलियन अपनी ग्रैंड आर्मी को लेकर जब बोरोडिनो पहुंचे तो उसने एनिमी फॉर्मेशन को जब ऑब्जर्व किया तो उसने यह फैसला किया कि वो इनके ऊपर एक फ्रंटल अटैक करेगा, मतलब सीधा हमला। ये बहुत ही अजीब बात थी नेपोलियन के लिए क्योंकि वो जनरली फ्रंटल अटैक से बचता था, क्योंकि फ्रंटल अटैक करने में आपकी बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होती हैं। वो जनरली एनवेलप करता था, आउटफ्लैंक करता था, बट यहां पे उसने कहा कि वो फ्रंटल अटैक ही करेगा, जिसके बारे में बहुत सारे हिस्टोरियंस से कहते हैं कि इस अटैक के पहले नेपोलियन की तबीयत ठीक नहीं थी, उसका पेट भी खराब था, उसको बुखार होकर रखा था, जिसकी वजह से वो अपने बेस्ट फिजिकल फॉर्म में नहीं था, जिसकी वजह से उसने ऐसे डिसीजंस लिए जैसे वो जनरली नहीं लेता था। और इसी वजह से ये बात भी कही जाती है कि बैटलफील्ड पे आपके जो जनरल्स होते हैं उनको उनके माइंड को सही से काम करना बहुत जरूरी होता है। अगर वो फिट नहीं है या बीमार है तो वो ऐसे डिसीजंस ले लेंगे जिससे आपके सोल्जर्स की जान जा सकती है। इसीलिए मिलिट्री लीडरशिप को हेल्दी फिट होना बहुत जरूरी होता है। अब एक बार नजर डालते हैं नेपोलियन की बैटल फॉर्मेशन पे। उनके सेंटर में थे उनके सबसे स्ट्रॉन्ग मार्शल्स मिशेल ने, मुरत और डेबोर। नेपोलियन की फॉर्मेशन का ये सेंटर उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट था। नेपोलियन के राइट विंग पे थे पोलिश कमांडर प्रिंस योसेफ पोनियोटोव्स्की और उनके लेफ्ट विंग पे थे
प्रिंस बोहर्ने। ध्यान रखिए कि नेपोलियन की आर्मी के जो ट्रूप्स थे वो बहुत समय से मार्च करते हुए आ रहे थे, उनको रेस्ट नहीं मिला था, वो बीमार थे और अब तो वो लोग भूखे भी थे और इस सब के साथ उनको ये बोरोडिनो की एंगेजमेंट करनी थी। तो 7 सितंबर 1812 को सुबह 6 बजे जब तोपों ने फायर करना शुरू किया तब शुरुआत हुई बैटल ऑफ बोरोडिनो की। दोनों तरफ से तोपें फायर कर रही थी और इनके जो गोले थे ये आके एक्चुअली इन्फेंट्री के फॉर्मेशन में गिर रहे थे, पर बहुत कमाल की बात यह थी कि दोनों तरफ के फौजी अपने फॉर्मेशंस को तोड़ नहीं रहे थे। रशियंस के बारे में यह कहा जाता है कि उनकी ये मातृभूमि थी और उनको यहाँ पे डिफेंड करना ही था, इसलिए वो पीछे नहीं हट रहे थे। और फ्रेंच आर्मी के बारे में यह कहा जाता है कि वो इतने दिन से मार्च कर रहे थे, भूखे थे, बीमार थे, तो उनको यह था कि ये लड़ाई अगर हमने जीत ली और रशियन आर्मी को हरा दिया तो फाइनली हमारे इनका मार्च, इतनी तकलीफें जो हैं वो सफल हो जाएंगी। नेपोलियन ने इस बैटल के बारे में कहा है कि वो ये देख के बहुत हैरान हो रहा था कि जब उनके गोले इनके रशियन ट्रूप्स को लग रहे थे आके, तब भी वो अपना फॉर्मेशन नहीं तोड़ रहे थे। इस बैटलफील्ड के बिल्कुल बीच में एक बड़ा सा डिफेंसिव स्ट्रक्चर रशियंस ने बनाया था, द ग्रेट रीडाउट। इस स्ट्रक्चर पे हमला करने के लिए, कैप्चर करने के लिए जब फ्रेंच आर्मी आगे बढ़ रही थी तो उनके बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा रहे थे और अगर किसी तरह फ्रेंच आर्मी ने इसको कैप्चर कर लिया तो वो ये देख रहे थे कि कुछ देर आगे यानी 500 मीटर आगे वापस बहुत सारे रशियन ट्रूप्स हैं जो वापस इस स्ट्रक्चर को अपने हाथ में ले रहे हैं। तो एक बार ये रशियंस के हाथ में आया, एक बार फ्रेंच के हाथ में, फिर रशियंस के हाथ में, फिर फ्रेंच के हाथ में। इस तरह से यहाँ पे एक एट्रिशन का वॉरफेयर हो रहा था, यानी दोनों तरफ से सोल्जर्स बस मरे जा रहे थे और ये जो स्ट्रक्चर है ये किसी के हाथ में नहीं आ रहा था। तो फाइनली फिर जब 7 सितंबर की रात होने लगी तब ऐसा लगने लगा कि बहुत सारे रशियन सोल्जर्स यहाँ मर चुके हैं और बहुत सारे भाग गए हैं और ये जो ग्रेट रीडाउट है बीच में वो भी अब फ्रेंच हाथों में आ गया था। तो अब क्योंकि यहां पे रशियन आर्मी कोई अपोज करने के लिए थी नहीं, इसी वजह से नेपोलियन ने बैटल ऑफ बोरोडिनो को एक फ्रेंच विक्ट्री कहा। जो ज्यादातर रशियन आर्मी है वो इस बैटल के बाद पीछे हटके साउथ की तरफ भाग गई और नेपोलियन की आर्मी ने उनको परस्यू नहीं किया। तो इस तरह से अगर आप देखें तो बैटल ऑफ बोरोडिनो में नेपोलियन की जीत तो हुई, पर फिर भी इस जीत को उसकी एक बहुत बड़ी गलती माना जाता है, क्योंकि इस जीत को हासिल करने के लिए उसने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई। अगर कैजुअलिटी फिगर्स की बात करें तो नेपोलियन ने इस लड़ाई में लगभग 28,000 कैजुअलिटीज देखी। इसके सामने रशियंस को लगभग 45,000 कैजुअलिटीज हुई। और ज्यादा नुकसान इसमें नेपोलियन का इस तरह से था क्योंकि इस लड़ाई में उसने अपनी मिलिट्री लीडरशिप को गवाया। उसने 49 मिलिट्री जनरल्स को इस लड़ाई में गवा दिया। इसके बदले में रशियंस ने सिर्फ 29 जनरल्स को इसमें गवाया था। तो हालांकि बोरोडिनो में तो नेपोलियन जीत गया, पर यहां से भी रशियन आर्मी निकल के साउथ में इकट्ठा हो गए और उनकी आर्मी वहां पे भी इंटैक्ट थी। जनरल कुटुजोव ने यह कहा था कि किसी भी कीमत पे वो मॉस्को को नेपोलियन के हाथ में नहीं जाने देगा, अगर ऐसा होता है तो अपनी जान दे देगा। पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अपनी आर्मी को पीछे रिट्रीट किया और मॉस्को का रास्ता पूरी तरह खुला था। अब जब अपनी बेहाल टूटी फूटी आर्मी को लेके नेपोलियन मॉस्को पहुंचा, ये सोच के कि मॉस्को में कुछ राहत मिलेगी, यहां भी उसको सिर्फ और सिर्फ असफलता ही हाथ लगी, क्योंकि रशियंस ने मॉस्को को भी इवैक्यूएट कर दिया था। और तो और बहुत सारी बिल्डिंग्स में आग लगी हुई थी और एक बार फिर से नेपोलियन को अपने सोल्जर्स को खाना खिलाने के लिए, मेडिकल सप्लाईज देने के लिए कोई भी तरीका नहीं था। तो मॉस्को पहुंच के नेपोलियन ने फिर से एक बार जार अलेक्जेंडर को लेटर लिखा कि मेरे से बात करिए, संधि करिए, पर जार अलेक्जेंडर ने कोई रिप्लाई नहीं किया। और कुछ दिनों में नेपोलियन को एहसास हो गया कि यह सब एक बहुत बड़ी गलती है। यहां ना मेरे पास खाना है अपने सोल्जर्स को देने के लिए, ना मेडिकल सप्लाईज है, अगर मैं यहां पे रुका तो जो मेरे पास बची कुछ सेना है वो भी खत्म हो जाएगी। तो फिर 19 अक्टूबर साल 1812 को नेपोलियन ने मॉस्को को छोड़ के वापस वेस्ट की तरफ मूव करना शुरू किया। नेपोलियन का प्लान यह था कि वो साउथ की तरफ से एक अलग रास्ते से वापस लौटेगा, पर क्योंकि वहां पे रशियन आर्मी ने काउंटर अटैक किया उसके ऊपर, तो उसको था कि जिस रास्ते से मैं आया हूं उसी रास्ते से वापस जाना पड़ेगा। और इसी रास्ते में नेपोलियन का सामना हुआ रशियन विंटर से। और नेपोलियन का ये जो रिट्रीट था, जो मॉस्को से लौट रहा था, इसी रिट्रीट के दौरान नेपोलियन की ज्यादातर आर्मी रास्ते में ही खत्म हो गई। इसी वजह से बोरोडिनो की लड़ाई में नेपोलियन की जो विक्ट्री हुई थी उसको पीरिक विक्ट्री कहा जाता है। यानी ऐसी विक्ट्री जो आपको हासिल तो हो गई, पर उसके बदले में आपने जो गवाया वो आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक था। पीरिक विक्ट्री के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बोरोडिनो को नेपोलियन के करियर की एक बहुत बड़ी मिस्टेक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस लड़ाई में उसने फ्रंटल अटैक किया। हालांकि नेपोलियन फेमस है अपने एनवेलपमेंट के लिए, यानी अपने वो दुश्मन को आउटफ्लैंक करता था, बट इस केस में उसने फ्रंटल अटैक किया जिसमें उसकी बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई। और उसका रीजन ये कहा जाता है कि नेपोलियन का दिमाग उस समय ठीक नहीं था। एक तो वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके ऊपर से वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि वो रशियन टेरिटरी के अंदर घुसते जा रहा है और उसको फायदा बिल्कुल नहीं हो रहा क्योंकि रशियन आर्मी बार बार रिट्रीट कर रही है।
इसी वजह से ये आज भी कहा जाता है कि मिलिट्री लीडरशिप का सही दिमाग होना, उनकी साइकोलॉजी ठीक होना और उनकी हेल्थ ठीक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस पूरे रशियन कैंपेन का नेपोलियन को सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ और इस लड़ाई के 18 महीने के अंदर रशियन आर्मी पेरिस पहुंच गई थी, यानी कि नेपोलियन की राजधानी में, और नेपोलियन को लड़ाई में हरा के उन्होंने गद्दी से हटा दिया और इसी के बाद उसको सेंट एल्बा भेज दिया गया था। हालांकि सेंट एल्बा से बच के नेपोलियन वापस फ्रांस में आ गया था और उसके बाद 1815 में जब वाटरलू की उसकी लड़ाई हुई और वहां उसकी हार हुई, तब उसको जब सेंट हेलेना के आइलैंड पे भेजा गया, वहां से नेपोलियन कभी वापस नहीं आ पाया और सेंट हेलेना में ही उसकी मौत हो गई। तो ये थी कहानी बैटल ऑफ बोरोडिनो की। अगर आपको नेपोलियन की लाइफ में इंटरेस्ट है तो उसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, जिसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।